हाय स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन लेसन में सांद्रता सेल अर्थात कंसंट्रेशन सेल, साथ में डेनियल सेल या फिर जिसको विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है, ये सब के बारे में हमने पढ़ लिया था, वो भी डिटेल में। इसके अलावा एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस अर्थात विद्युत अपघटन और साथ में विद्युत अपघटनी सेल के बारे में, अर्थात जिसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है। यह सेल जो पहले हमने पढ़ा था विद्युत रासायनिक सेल, उसे ठीक उल्टा होता है। उसमें हम क्या करते थे, वहाँ हम केमिकल का उपयोग करते थे, उसके द्वारा हम बिजली उत्पन्न करते थे। यहाँ पे हम बिजली के द्वारा कोई भी केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं विद्युत अपघटन। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा होगा, विद्युत अर्थात बिजली और अपघटन का अर्थ होता है टूटना। इसी को अंग्रेजी में इलेक्ट्रो प्लस लिसिस, लिसिस का अर्थ होता है टूट जाना, डिवाइड होना, और इलेक्ट्रो मतलब बिजली के द्वारा। कहने का अर्थ है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या होगा, जब भी हम बिजली का करंट देंगे तब क्या होगा, कोई भी जो हमारा पदार्थ रहेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा अर्थात द्रव अवस्था में या फिर गले हुए अवस्था में, गले का अर्थ है कि उसको हम मेल्ट करेंगे ज़्यादा गर्मी देकर, ज़्यादा ताप देकर, उस अवस्था में जब रहेगा और जब हम बिजली का प्रवाह कर देंगे तो जो भी पदार्थ रहेगा वो अपने आयनों में टूट जाएगा, उसको हम बोलेंगे विद्युत अपघटन। अब ये जो विद्युत अपघटन का प्रक्रिया रहता है ये होता है विद्युत अपघट्य में। विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं? विद्युत अपघट्य को अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट, और इसके अंतर्गत अम्ल, क्षार या फिर जो लवण है वो आते हैं। अम्ल, क्षार और लवण का अर्थ है एसिड, बेस या साल्ट, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 या फिर नमक हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, जो भी हैं वो सारी चीज़ें विद्युत अपघट्य में आते हैं। विद्युत अपघट्य एक प्रकार से कंडक्टर होता है अर्थात चालक होता है। जैसे सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो धातु होता है विद्युत का चालक होता है, अर्थात बिजली का करंट को फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह। उसी प्रकार एक विलयन भी होता है अम्ल, क्षार और लवण का, जिसमें हम बिजली का करंट एक तरफ रखेंगे तो दूसरी तरफ क्या है, करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो एक प्रकार से ये भी क्या है, कंडक्टर है, चालक है। तो उम्मीद है विद्युत अपघट्य आपने समझ लिया होगा। विद्युत अपघटन किसको बोलेंगे? जो विद्युत अपघट्य है, उस विद्युत अपघट्य के टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। और ये जो विद्युत अपघटन या सिर्फ अपघटन बोलते हैं, इसकी प्रक्रिया जिसमें होती है उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। तो डेफिनेशन आप इससे बनाना, सिंपल से डेफिनेशन है कि ऐसे पदार्थ जिसके जलीय अर्थात द्रव अवस्था में जिसमें पानी घोल दें या फिर उसके गलीय अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाह करें तो अपने आयनों में टूट जाए, उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य। इसके अंतर्गत अम्ल, क्षार अर्थात एसिड, बेस और साल्ट सब आते हैं, मतलब तीनों चीज़ें। और ये जो इसके आयनों में टूटने की प्रक्रिया है इसको हम बोल रहे हैं विद्युत अपघटन। ठीक, इसको आप लिख लेना, विद्युत अपघटन। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। और अपघटन की प्रक्रिया जो होती है अर्थात ये जो टूटने की प्रक्रिया है उसको तो बोल रहे हैं अपघटन की प्रक्रिया, और अपघटन की प्रक्रिया जिस उपकरण या यंत्र में होता है उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस सेल का खासियत ये रहता है कि बिजली के द्वारा अर्थात विद्युत अपघटनी सेल में हम बिजली के द्वारा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कराते हैं, संपन्न कराते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, विद्युत अपघटन क्या है और विद्युत अपघटनी सेल क्या है। ये विद्युत अपघटनी सेल में ये डेफिनेशन लिखना आपको अनिवार्य है। और साथ में उपकरण को हम बोलते हैं वास्तव में विद्युत अपघटनी सेल। ये हमको ऐसा दिखता है, एक कंटेनर रहता है। इसके पहले हमने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा था, डेनियल सेल। उसमें हम दो पात्र अर्थात दो कंटेनर लेते थे। इसमें हम एक ही कंटेनर लेंगे और इन कंटेनरों में हम इस तरीके से सेल को जोड़ेंगे। ये सेल का ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है और ये वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव वाला हिस्सा। जो भी ऋणात्मक हिस्सा रहेगा ये, इसको हम बोलेंगे हमेशा यहाँ कैथोड। लेकिन आप याद रखना, इसके पहले हमने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ रखा है, उसमें जो ऋणात्मक हिस्सा रहता था उसको हम एनोड मानते थे। तो यही अंतर है दोनों में मुख्य रूप से। यहाँ कैथोड ऋणात्मक होगा अर्थात बैटरी का ऋण वाला हिस्सा कैथोड हम बोलेंगे, और ये जो धन वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे एनोड। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। धन वाला यह एनोड है और ऋण वाला क्या है, कैथोड है। इनका काम वही है जो विद्युत रासायनिक सेल में अर्थात डेनियल सेल में होता था। कैथोड में हमेशा अपचयन अर्थात रिडक्शन का प्रक्रिया होगा, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी। अर्थात इनके सिर्फ निशान बदले हैं, काम इनके वही हैं अभी भी। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये विद्युत अपघटनी सेल में क्या करते हैं, सबसे पहले कंटेनर लेते हैं, पात्र, और साथ में जो भी केमिकल रहता है जिसका हमको अभिक्रिया कराना है, किसके द्वारा, बिजली के द्वारा, उस केमिकल को हम इसमें लेते हैं। इसको कह रहे हैं हम लोग विद्युत अपघट्य, उसी केमिकल को। अब जो विद्युत अपघट्य रहेगा
ये आपके अम्ल अर्थात एसिड भी हो सकते हैं, कोई भी क्षार हो सकता है, या कोई भी लवण अर्थात साल्ट हो सकता है। ये निर्भर करेगा कि हम कौन से कंपाउंड से क्या बनाना चाह रहे हैं, तो हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे आगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रकार से सोडियम क्लोराइड को ले रहा हूँ, ये सबसे सरल उदाहरण है। इसको मैंने क्या किया है, पानी में घोल रखा है, अर्थात इसका मैं जलीय विलयन ले रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड प्लस पानी, अर्थात इसको मैं क्या बोलूँगा, सोडियम क्लोराइड का NaCl का जलीय विलयन, इसको मैंने इसके अंदर घोल रखा है NaCl का। अब देखिए बैटरी का ऋण वाला हिस्सा इससे जुड़ा है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, अर्थात ये ऋण वाला हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, धन वाला हिस्सा। ये धन वाला हिस्सा होगा, और जैसे ही करंट इसमें आना शुरू होगा, तो मैंने बताया कि विद्युत अपघट्ट में मैंने एक सोडियम क्लोराइड को ले रखा है, आप दूसरा भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सिर्फ समझने के लिए है। तो जब भी लेंगे तो होगा क्या, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये इसमें पानी में घोला हुआ है, ये अपने आयनों में टूट जाएगा, Na+ में टूट जाएगा और Cl- में। ठीक, अब ये प्लस वाला है, चूंकि ये जो हमारा बैटरी है इसका एक सिरा ये ऋण वाले से जुड़ा है, अगला सिरा ये धन वाले से, जिसको एनोड बोल रहे हैं। तो देखिए ये धन में टूट गया, ये ऋण में टूट गया। तो हम जानते हैं कि जब समान आवेश होता है तो प्रतिकर्षण होता है, लेकिन अलग अलग चार्ज होता है। जैसे ये माइनस है तो इसकी ओर कौन सा आकर्षित होगा, प्लस वाला, अर्थात ये जो प्लस वाला है ये जाके इसमें डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, उसको बोल सकते हैं चिपक जाएगा, या फिर वहाँ मुक्त होगा, जमा होगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। उसी प्रकार ये जो माइनस वाला है वो किसकी ओर आकर्षित होगा, इस रॉड की ओर, अर्थात इस इलेक्ट्रोड की ओर, किस प्लस के वाले की ओर। क्यों, क्योंकि ये वाला जो Cl- है वो क्या है, ऋणात्मक है। तो ये जो यहाँ पे पदार्थ इकट्ठा होंगे, अर्थात किसमें, कैथोड में और ये एनोड में, ये जो पदार्थ इकट्ठा होंगे तो हमको उत्पाद क्या मिलेगा, अर्थात कोई भी जो हमारा यहाँ विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, इससे जब हम कोई अभिक्रिया कराएंगे बिजली को देने के बाद, तो ये जो हमारे कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड है, इनमें हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसको निकालना सीखना है। क्योंकि 12th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पूछता है स्पष्ट कि विद्युत अपघटन इन इलेक्ट्रोडों के द्वारा किया गया तो कौन कौन सा हमको प्रोडक्ट मिलेगा, उत्पाद मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। विद्युत अपघटनी सेल की खासियत ये रहती है कि यहाँ पे जो ΔG का मान होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का अर्थ ΔG यहाँ पे मुक्त ऊर्जा है, गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स मुक्त ऊर्जा कहा जाता है इसको। इसका अर्थ होता है अस्वतः। अस्वतः का अर्थ है कि जो प्रक्रियाएं हैं अपने आप नहीं हो रही है, हम इसको करा रहे हैं। करा रहे हैं का अर्थ है कि हम इसको जबरदस्ती करा रहे हैं बिजली देके। बिजली नहीं देंगे तो प्रक्रियाएं नहीं होंगी, यहाँ पे चिपकने या इकट्ठा होने वाली प्रक्रिया। ठीक है, तो ΔG का मान जब भी पॉजिटिव आएगा उसको बोलेंगे अस्वतः। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में प्रक्रियाएं अपने आप होती थी और वहाँ ΔG का मान हमेशा ऋणात्मक आता था, ये याद रखें। मैं अंतर थोड़ा देर में कराऊंगा कि दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा जो ई सेल है, अर्थात सेल का हमारा पोटेंशियल है या विभव है, इसका मान इसमें आता है निगेटिव। निगेटिव इसलिए आता है क्योंकि हम करंट दे रहे हैं इसमें, लेकिन वो विद्युत रासायनिक सेल में ये हमेशा पॉजिटिव आता था क्योंकि वहाँ करंट उत्पन्न करते थे। ठीक है, तो ये कैसे आता है, हमने लास्ट टाइम जो नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ा था वहाँ पे एक इक्वेशन निकाला था, ΔG = NF ई सेल। इसमें अब ये ई सेल का मान यदि मैं निगेटिव रखूं अर्थात ऋणात्मक, तो मुझे ΔG का मान क्या मिलेगा, ΔG का मान धनात्मक मिलेगा। कैसे, देखिए ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस और माइनस इंटू करूँगा तो क्या होता है, गणित की भाषा में प्लस। ठीक है, तो हम इसी सूत्र के माध्यम से ये जो ΔG का मान है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखना है ΔG अर्थात मुक्त ऊर्जा का मान अस्वतः होगा यहाँ पे, क्योंकि अपने आप नहीं हो रही है, हम करा रहे हैं प्रक्रिया को। और ई सेल का मान क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। किसके लिए, विद्युत अपघटनी सेल के लिए, क्योंकि यहाँ आप करंट दे रहे हो ना कि करंट उत्पन्न कर रहे हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटनी सेल क्या है, इसको नोट करिए। फिर हम समझते हैं विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उसमें हम प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, जल्दी से लिखिए। अब हम कर रहे हैं अंतर विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके अंतर्गत डेनियल सेल पढ़ते थे, और साथ में अभी जो हमने पढ़ा विद्युत अपघटनी सेल, उसमें क्या अंतर है, क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि डायग्राम बना रखा हूँ मैं, ये विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें डेनियल सेल हम पढ़ते थे, अर्थात डेनियल सेल ही है। अब यह है विद्युत अपघटनी सेल। सबसे पहला अंतर तो ये है इनमें कि इस यहाँ पर अर्थात विद्युत रासायनिक सेल के से हम लोग रासायनिक अर्थात केमिकल जो अभिक्रिया रहता है उसके द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
विद्युत अर्थात बिजली उत्पन्न करते हैं, जो कि कहाँ पता चलता है हमको, ये वोल्ट मीटर से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और इसमें होता है इसका ठीक उल्टा, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, विद्युत ऊर्जा से हम लोग करते हैं संपन्न रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करते हैं। तो उम्मीद है पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें रासायनिक अर्थात इनमें रिएक्शन होगा और इनमें विद्युत अवघट्ट भरे रहता है, इससे यहाँ पे हमको करंट मिलेगा। यहाँ उल्टा होता है, करंट दे रहे हैं यहाँ बैटरी से, रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पर जो एनोड है, एनोड हमेशा निगेटिव होता है और जो कैथोड है, कैथोड क्या होता है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होता है। काम तो वही रहेंगे, एनोड में हमेशा ऑक्सीकरण होता है, कैथोड में हमेशा अपचयन होता है। लेकिन यहाँ पे जो एनोड है, एनोड देखो, एनोड किस में लिखा हूँ, धान वाले में, ये होता है पॉजिटिव, और जो कैथोड है ये क्या होता है, ये होता है निगेटिव। तो इसके निशान पे आपको नहीं जाना है, काम इनके वही रहेंगे। यहाँ भी एनोड क्या करेगा, ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन, और कैथोड क्या करेगा, रिडक्शन अर्थात अपचयन। ठीक, यह हो गया दूसरा। तीसरा हम इसमें लिख सकते हैं कि जो डेल जी है इसका मान हमेशा निगेटिव होता है, अर्थात यहाँ प्रक्रिया अपने आप होती है, स्वतः प्रक्रिया, जिसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये ऊष्मागतिकी का टर्म होता है, डेल जी अर्थात गिब्स फ्री एनर्जी। और जो ई सेल रहता है अर्थात सेल का जो पोटेंशियल, वो हमेशा यहाँ पे आपको मिलेगा पॉजिटिव अर्थात धनात्मक में, अर्थात यहाँ आप बिजली उत्पन्न कर रहे हो इसलिए पॉजिटिव मिल रहा है। चूंकि ये प्रक्रिया हम सिर्फ ये कंटेनर रख रहे हैं तो सीधा सा हो रहा है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं स्वतः अर्थात ऑटोमेटिक या अपने आप। यहाँ पे जो डेल जी है इसका मान हमेशा होता है पॉजिटिव में, और जो ई सेल रहता है इसका मान हमेशा होता है निगेटिव में। इसका अर्थ है कि यहाँ हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं, ना कि बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात ये देखिए बैटरी से बना रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अस्वतः। अस्वतः मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप ना हो उसको बोलते हैं अस्वतः, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, नेक्स्ट है अपना कि चौथा, यदि हमको अंतर करना है तो चौथा में लिख सकते हैं कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, यहाँ पर लवण सेतु लगता है, लवण सेतु। इसके अलावा दो अलग अलग कंटेनर, दो अलग अलग पात्र ये लगता है। इस तरीके से आप इसमें अंतर कर सकते हैं, मतलब इसको चौथा बना लेंगे और इसको पांचों बना लेंगे। यहाँ पे यदि देखें तो लवण सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि ये एक ही कंटेनर है, लवण सेतु नहीं लगता, मतलब इसकी आवश्यकता नहीं, और एक ही पात्र पर होता है अर्थात एक ही डिब्बा में, एक ही पात्र पर। इसके अलावा बाकी अंतर नहीं है, बाकी चीज़ें लगभग सेम है। लगभग सेम का अर्थ है, देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड में जाता है, एनोड से कैथोड में, ये याद रखिए। इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा छोटा छोटा, अर्थात किसमें, विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल बोलते हैं। इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है और ये ग्रहण करता है। यहाँ भी वही होने वाला है, ये जो एनोड है इसमें, यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से जाएगा, एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड अर्थात इस साइड से जाएगा, और इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा, इसलिए ऋण वाला बन जाता है और ये वाला क्या हो जाता है, धन वाला हो जाता है। तो उम्मीद है इनमें अंतर करना आपने सीख लिया होगा, इसको नोट करिए। फिर हम समझते हैं कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें हम अलग अलग जो विद्युत अपघट्ट लेंगे, और ये इलेक्ट्रोड को यदि हम बदलते जाएं अलग अलग तरीके से, तो इनमें जो इलेक्ट्रोड में हमको प्रोडक्ट या उत्पाद मिलने वाले हैं वो क्या क्या मिलने वाले हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछता है कि उत्पाद हम कैसे निकालते हैं। तो उसका ट्रिक सीखेंगे और कुछ रूल समझेंगे। ठीक, नोट करिए। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटन के प्रोडक्ट को पता करने के लिए विसर्जन वरीयता सिद्धांत, जिसको कहा जाता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, या जिसको शॉर्ट में पीडीटी सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात इसी को अंग्रेजी में इस तरीके से प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, हिंदी में विसर्जन वरीयता सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग हम तब करेंगे जब हमको दिया रहेगा कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस, अर्थात कोई भी जब विद्युत अपघटन होगा तो उसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड या फिर कार्बन, जिसको ग्रेफाइट बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रोड साथ में जली विलयन रहे किसी भी विद्युत अपघट्य का, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तब हम इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे। बाकी जो केस रहेंगे उसमें इसका उपयोग नहीं करना है। अर्थात इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के अलावा या फिर कार्बन के अलावा कोई और हो गया, जैसे सिल्वर का हो गया, कॉपर का हो गया, तब ये हमारा सिद्धांत काम नहीं करेगा। उस टाइप की चीज़ों को हम आसानी से कर पाएंगे। तो जो जलीय माध्यम जब भी बनेगा और जो उसमें हमको यदि प्रोडक्ट पता करना रहेगा, तब हम इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे। ये सिद्धांत क्या कहता है ये समझिए। जब भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इस तरीके से किसी कंटेनर में, और ये हमारा एक प्रकार से दो इलेक्ट्रोड रहता है, और इसको जब बैटरी से जोड़ देते हैं ऐसे,
और ये वाला हो गया निगेटिव, ये वाला हो गया पॉजिटिव अर्थात धनात्मक हिस्सा। निगेटिव को हम क्या बोलते हैं, कैथोड, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में ये एनोड बनता था। तो याद रखना ये विद्युत अपघटनी सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये वाला हमारा पोर्शन है एनोड। अब यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि इस कंटेनर में मैं कोई कंपाउंड ले लूँ और कंपाउंड लेने के बाद जब इधर से करंट को चालू करूँ तो और यदि इसमें मैं पानी डाले रहूँ तो पानी डालने के बाद होता क्या है कि जो कंपाउंड हम लिए रहते हैं वो तो अपने आयनों में टूटता है, साथ में जो हम पानी लिए रहते हैं वो भी अपने आयनों में टूट जाता है। अब समस्या ये हो जाती है कि जो ऋण वाला है उसमें कौन सा आयन जाके जुड़ जाए अर्थात इकट्ठा हो जाए, और धन वाला है उसमें कौन सा आयन जाके जुड़ जाए इकट्ठा हो जाए। कहने का अर्थ है कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पर इसको ले रहा हूँ कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है मेरा ये दोनों, और मैंने इसके अंदर क्या किया है, सोडियम क्लोराइड इसका जेली विलियन डाल दिया है। ठीक, अब जेली विलियन डालने के बाद होता क्या है कि हमारे पास एक तो सोडियम क्लोराइड है ही, और ये यदि आयनों में टूटना चाहे तो कैसे टूटेगा, Na+ और Cl- में, और साथ में चूंकि मैंने जली विलियन लिया है इसका, तो जो मेरा जल है अर्थात वाटर है ये भी क्या करेगा, H+ और OH- में टूट जाएगा। प्लेटिनम यहाँ किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि प्लेटिनम एक अक्रिय अर्थात इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इसी तरीके से जो ग्रेफाइट होता है वो भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। अब यहाँ समस्या ये होता है कि ये जो प्लस वाले पोर्शन है ये माइनस वाले में तो जाके जुड़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे इन दोनों में से कौन जुड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस हैं, दोनों तो जुड़ नहीं सकते, सिर्फ एक जुड़ेंगे। तो इस स्थिति को अर्थात इस समस्या को निदान करने के लिए सिद्धांत का कंसेप्ट दिया गया अर्थात विसर्जन वरीयता सिद्धांत। ये सिद्धांत ये बोलता है कि जो भी धन आयन है या जो भी ऋण आयन है इसमें से केवल वही धन आयन या वही ऋण आयन इनमें जाके डिपॉजिट अर्थात इकट्ठा होने वाला है उत्पाद बनते समय, कब, जब हम इनका विद्युत अपघटन करेंगे तब, जिनका मानक अपचयन विभव अर्थात स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़े हुए थे हम, और जिसका अधिक होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अर्थात मानक अपचयन विभव, वो इसमें जाके इकट्ठा होगा। अब चूंकि मानक अपचयन विभव वो तो हम याद नहीं कर सकते किसका अधिक होने वाला है किसका कम होने वाला है, तो हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं इस तरीके से कि कोई भी जलीय माध्यम मिलेगा, जैसे एक केस मैं यहाँ पे लिया हूँ क्वेश्चन के रूप में, तो इस तरीके से जो केस रहेगा उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो इसमें से ये जो धन आयन है इसमें से सिर्फ एक ही जाएगा, और ये जो ऋण आयन है इसमें से सिर्फ एक ही इकट्ठा होगा। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे इसका उपयोग करना है। तो यहाँ तक इमेजिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा क्या किया हूँ मैं। इसके अंदर हमने ये ले रखा है और साथ में वाटर ले रखा है, तो इस तरीके से अपने आयनों में टूटता है। अब ये दो आयन है, दो में से किसी एक को ही इसमें ये जो ऋण आयन वाला पोर्शन है कैथोड उसमें जाके जमा होना है। अब ये हमारे पास दो क्या है, ऋण आयन वाले भी हैं, एक OH और एक Cl- अर्थात क्लोराइड, इसमें से सिर्फ एक ही इसमें धन आयन में जाके इकट्ठा होगा, जमा होगा। अब इन्हीं दिक्कत को चूंकि एक ही जमा होगा हम इस सिद्धांत के द्वारा समझेंगे। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है विद्युत अपघटन से अर्थात सामान्य जो विद्युत अपघटन के क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। पूछता है कि अपघटन का प्रोडक्ट या उत्पाद कैसे बनेगा या कौन कौन सा बनेगा, अर्थात जब भी अपघटन होगा इस तरीके से और किसी भी कंपाउंड का, तो इसमें कैथोड में और एनोड में हमको क्या क्या पदार्थ मिलने वाले हैं, कोई गैस में मिलने वाला है क्या, ठोस में, या फिर कोई इसमें जमा होने वाला है। तो इसको हम सीखेंगे निकालने का तरीका। ठीक, अब ये एक क्वेश्चन है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ सोडियम क्लोराइड का जेली विलियन लिया गया है। अब इसमें हमको पता करना है कि एनोड पर कौन सा उत्पाद मिलेगा और कैथोड पर कौन सा उत्पाद मिलेगा, अर्थात एनोड पर कौन से प्रोडक्ट बनेंगे सोडियम क्लोराइड वाले और कौन से प्रोडक्ट हमको कैथोड पर मिलेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। तो ये नियम जो अभी बोल रहा था वही चीज़ है। धन आयन के लिए आपको ध्यान देना है, और बताया कि ये नियम तभी लागू होगा जब आपका जो विलियन है वो जेली विलियन हो और इलेक्ट्रोड कौन सा हो, इनर्ट टाइप का। यदि दूसरा इलेक्ट्रोड रहता है तो उसको दूसरे तरीके से हल करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले सीखते हैं हल करना, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हल करना सिखाऊंगा। इसको हल करने का तरीका बहुत सिंपल है, इजिली आपको समझ में आ जाएगा, सीख जाएंगे। धन आयन यदि चुनाव करना है मुझे, अर्थात इस टाइप से दो धन आयन रहें, तो धन आयन का चुनाव जेली विलियन यदि हमको माध्यम देता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं, तब हम इस तरीके से करेंगे। हाइड्रोजन को हमेशा प्राथमिकता देंगे किसके ऊपर, पहले समूह, दूसरे समूह और 13वें समूह। पहले समूह का समझ रहे हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये पहले समूह के सदस्य है। दूसरा क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दूसरे समूह के सदस्य। 13वां का अर्थ है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब। तो पहला, दूसरा या 13वां, इस समूह के यदि कोई तत्व आते हैं धन आयन में तो उसको ना लेकर के हमको हाइड्रोजन को प्राथमिकता देना है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। सिर्फ यही याद करना है, धन आयन के चयन में हाइड्रोजन हमेशा आगे रहेगा, इन तीनों जो ग्रुप अर्थात समूह के जो तत्व रहेंगे उनकी अपेक्षा, मतलब हाइड्रोजन को हम प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद के रूप में चयन कर लेंगे। और यदि ऋण आयन की बात करूं तो ऋण आयन को हम इस क्रम से याद रखेंगे, सल्फेट SO4 2 NO3 नाइट्रेट, OH हाइड्रोक्सिल आयन, Cl क्लोराइड आयन, Br ब्रोमाइड आयन, I आयोडाइन।
अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का अपना सिंपल सा तरीका है। इसमें का देखिए, ये जो एस है इसके लिए हम एस लिख लेते हैं, ये जो अपना एन है इसके लिए एन लिख लेते हैं, और ये जो ओ है इसके लिए ओ, और ये सी एल है इसके लिए सी, और ये जो बी है इसके लिए बी, और ये आई है इसके लिए आई। इसको एस एन ओ अर्थात स्नो सी पी आई इस तरीके से हम कोड से याद रखेंगे। अब इसको ऐसे लिखने का कारण ये है कि मान लो आयोडीन है मेरे पास और एक ऋण आयन OH माइनस आयन है, तो मुझे आयोडीन को प्राथमिकता देना है क्योंकि ये सामने है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम उपयोग करेंगे। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ इस एग्जाम्पल में। मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया गया है और साथ में मेरे को दिया गया है सोडियम क्लोराइड का जली विलयन। अब इसका मेरे को विद्युत अपघटन करना है और साथ में कैथोड पर मुझे क्या पदार्थ मिलेगा और एनोड पर क्या पदार्थ मिलेगा, अर्थात मेरे को उत्पाद क्या मिलेगा ये चेक करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ रहेगा उसका इस तरीके से कर लेना, सोडियम क्लोराइड लिया है इसलिए सोडियम क्लोराइड ले लिए, जली विलयन लिया है इसलिए जल को हमने आयन के रूप में तोड़ दिया। अब मैं यदि एनोड की बात करूं, एनोड जिसपे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड इसमें हमने क्या ले रखा है, धान का निशान, तो धान का निशान ले रखा है। और पहले ही आपको बताया गया है कि एनोड हमेशा ऑक्सीकरण कराने का काम करेगा, कैथोड हमेशा अपचयन अर्थात रिडक्शन करने का काम करेगा। तो एनोड हमेशा धन, और धन की ओर कौन सा आकर्षित होगा, ऋण वाला। लेकिन अब हमें को ध्यान ये देना है कि दो ऋण है तो दोनों में से कौन सा आकर्षित होगा। तो इस सीरीज में देखिए OH बाद में आता है और Cl माइनस पहले आता है, इसलिए जो Cl माइनस है ना वो पहले आकर्षित होगा, अर्थात Cl माइनस इसमें एनोड में जाके इकट्ठा होगा। ये है इसका अर्थ। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे Cl माइनस, अब साथ में ये माइनस है तो ये कुछ ना कुछ तो निकालेगा बाहर। ठीक है, अर्थात किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ Cl2। तो याद रखना हमेशा कोई भी ये ब्रोमाइड, आयोडाइड या Cl माइनस के फॉर्म में है तो हमेशा वो गैस के रूप में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये तरीका थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा प्रैक्टिस से। बाकी फिर ढेर सारे जो क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अर्थात एक दो क्वेश्चन को आप सीख लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो ये Cl2 गैस बनाएगा। अब इसके हिसाब से इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये 2 लिखा हूँ इसको, तो इसको मैं 2 लिखूंगा 2Cl माइनस, और यहाँ चूंकि ये ऋण का निशान है, एक क्लोरीन पे एक माइनस अर्थात एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन पे क्या हो जाएगा 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ निकला होगा, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास ये एक्स्ट्रा निकला होगा। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ तो ये देखिए -1 है और इसमें यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अंक होता है 0। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में कोई भी कंपाउंड रहते हैं उनका हमेशा 0 लिखा जाता है। ये देखिए -1 है और ये 0 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा ये है। इसका कारण यह है कि ये ऋण वाला है, ऋण वाला हमेशा छोटा रहेगा। ये 0 है फिर भी बड़ा है। इसका कारण ये समझिए कि -1 0 +1 +2, 0 के इधर पीछे में आता है ऋण 1। यदि +1 रहता तो +1 बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए कम ऑक्सीकरण अंक से अधिक जा रहे हैं, इसलिए एनोड पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ ली होंगी। हमको उत्पाद इसमें मिलेगा ये Cl2 गैस। ठीक, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। अब इनका चूंकि हमको क्वेश्चन में प्रोडक्ट पता करना है तो हम लिखेंगे उत्पाद। ये आपको नीट या जेई के परीक्षा में भी काम आता है और ये सेम 12th का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है। जो 12th CG बोर्ड का एग्जाम था उसमें इस वर्ष 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको जरूर सीखें। प्रक्रिया हम यही करेंगे सेम पूरा। ये देखिए Cl2 लिखा हूँ ना, तो यहाँ पे एनोड पर मेरे को क्या मिलने वाला है, Cl2 गैस मिलने वाला है। और गैस क्या होता है, जाता है, चिपकता नहीं है, उड़ेगा। अर्थात यहाँ पे जो एनोड रहेगा मेरा, एनोड अर्थात जो प्लस वाला, यहाँ क्लोरीन गैस जाएगा और उड़ जाएगा बबल्स बना के। तो Cl2 गैस क्या लिखूंगा, मुक्त होता है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब मेरा उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट की बात करूँ कैथोड की, तो कैथोड पे क्या बनने वाला है वो देखिए। तो अब अगला है एनोड के बाद कैथोड। कैथोड लिखेंगे इस तरीके से, और कैथोड क्या होता है निगेटिव चार्ज वाला। और निगेटिव चार्ज है तो देखिए निगेटिव में कौन सा इसमें से आकर्षित होगा, इसमें से पॉजिटिव वाला, धन वाला। लेकिन जली विलयन और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दिया रहे तो हमेशा ध्यान देना है कि हाइड्रोजन को पहले समूह, दूसरे समूह, 13वें समूह के ऊपर प्राथमिकता देना है, अर्थात हाइड्रोजन वाला उत्पाद बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ सोडियम है, और सोडियम पहले समूह का सदस्य है। ठीक है, इस वजह से हाइड्रोजन हमारा क्या चला जाएगा, कैथोड वाले सेक्शन में उत्पाद बनाएगा। तो उम्मीद है ये जो रूल है इसका कैसे उपयोग करना है आपने कुछ ना कुछ समझ लिया होगा। देखिए हाइड्रोजन को इन तीनों समूह के ऊपर प्राथमिकता देना है, और तीनों समूह तो आप जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये मैं लिखूंगा H+, और इससे हमेशा बनेगा जब भी हाइड्रोजन आएगा अकेले, इससे बनेगा H2, वो भी गैस। ठीक, अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए H+ है, ठीक है, H+ और यहाँ क्या लिखा हूँ, H2 लिखा हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2H+। अब देखिए 2H+ से H2 कैसे बनेगा, जब ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब इलेक्ट्रॉन देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन था ना, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये ग्रहण करके H2 गैस बनाएगा। अर्थात जो मेरा कैथोड है उसमें हमको मिलेगा H2
गैस और ये क्या होगा, ये होगा मुक्त। तो उम्मीद है कैथोड और एनोड पे कैसे प्रोडक्ट प्राप्त करना है आपने सीख लिया होगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसा है देखो, ये Cl माइनस ऐसे लिख सकते हो और इसको 1/2 Cl2 ऐसा लिख सकते हो। ये Cl2 का 1/2 Cl2 का अर्थ है आधा क्लोरीन, क्लोराइड, मतलब 1/2 Cl2 का अर्थ है आधा क्लोरीन, मतलब 2 और 2 को एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे तो ये यही Cl है वास्तव में। और साथ में हम ऐसे E माइनस लिख सकते हैं। तो आप ऐसा लिखेंगे तो भी सही है और मैं जो ऐसा बनाए हूँ ये भी सही है। तो ये तरीका ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे ये आधा वाला समस्या नहीं होता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन वाले को भी 1/2 H2 के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, इसको 2H ना लिख करके मैं ऐसा भी लिख सकता था H प्लस और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लाता और इसको लिख देता 1/2 H2, ये गैस। तो 1/2 H2 का अर्थ है हाइड्रोजन 1। चूंकि अकेले जो हाइड्रोजन रहते हैं, अकेले क्लोरीन, अकेले ऑक्सीजन कभी नहीं लिखा जाता, उसको नेसेंट अर्थात नवजात एटम बोला जाता है। नवजात जो एटम रहता है वो बहुत एक्टिव रहता है, इसलिए नहीं लिखा जाते। तो आप प्रयास करिए कि इस टाइप को जो है इसको प्रीफर करें, जो सिंपल तरीका है जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, और इसमें भी वही तरीका, ताकि ये जो हाफ के रूप में लिखा जाता है कोई भी एटम या मॉलिक्यूल को, तो वो लिखने से आप बच सके। तो उम्मीद है पहला जो क्वेश्चन है इसको समझ लिए होंगे। इसको नोट करिए, फिर हम इसी तरीके से और दूसरा क्वेश्चन करते हैं और इसको अच्छा से नोट करिए। इसी रूल का हम प्रयोग करेंगे और ये अपना कोड है इनको, इनके क्रम को याद करने का इस तरीके से। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अब हम बना रहे हैं दूसरा अपना क्वेश्चन। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपने बनाना सीख लिया होगा नियम का प्रयोग करके। सेम उसी नियम पे अप्लाई हम इसको करेंगे और इसी से मिलता जुलता ही आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, तो इसको समझते जाइए क्या है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ कॉपर सल्फेट का जेली विलयन। तो सामान्य से बात है, जेली विलयन दिया और कॉपर सल्फेट दिया, तो सीधा से लिखना है कॉपर सल्फेट। इसमें हमको क्या पता करना है, हमको सब उत्पाद जानना है, अर्थात प्रोडक्ट वाले जो क्वेश्चन है वो, अर्थात इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन होता है उसके उत्पाद कैसे निकाले जाते हैं वो तरीका सीख रहे हैं। कॉपर सल्फेट हमारा टूटेगा Cu+2 में और सल्फेट SO4 2- में टूटेगा। साथ में जली दे रखा है अर्थात जली विलयन, तो H2O। अब हम प्लेटिनम को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि प्लेटिनम क्या है, एक अक्रिय अर्थात निष्क्रिय है, जिसको इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वो है, इस वजह से ये H+ और क्या हो गया OH-। अब देखिए ये हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा कंटेनर में सारा चीज, मतलब जब भी करंट फ्लो कराएंगे कॉपर सल्फेट का विलयन लेके 2 इलेक्ट्रोड लेंगे प्लेटिनम का, जिसमें से एक प्लेटिनम बनेगा कैथोड, दूसरा प्लेटिनम बनेगा एनोड। ठीक है, तो जो चित्र मैंने शुरू में बताया था बस वैसे ही चित्र रहेगा, इलेक्ट्रोड ये रहेगा और विलयन में ये रहेगा। पिछली बार हमने सोडियम क्लोराइड को ले रखा था। ठीक, अब इस टाइप से कर लिया। अब इन दोनों में देखिए कौन सा जाएगा, चूंकि ये प्लस वाला है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनोड पर। हमको एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एनोड मतलब कौन सा हो गया, प्लस वाला पोर्शन, और ये वाला क्या है निगेटिव, ये हमारा चला जाएगा किसमें, इसी में चला जाएगा। ये प्लस इसलिए लिखा है एनोड अर्थात प्लस वाला। विद्युत अपघटनी सेल के केस में, विद्युत रासायनिक सेल के केस में एनोड होता है माइनस वाला। अब इन दोनों में से कौन सा हमारा प्रोडक्ट इसमें मिलने वाला है। ठीक, मतलब इन दोनों में से कौन सा आयन एनोड पर जाके इकट्ठा होगा, जमा होगा। तो सिंपल सा है, जो मैं तरीका बताया था ऋण आयन का चेक करने के लिए, SNO-CbI, ये आयोडाइड है, ये ब्रोमाइड, ये क्या है, ये है क्लोराइड, ये हाइड्रोक्साइड, ये नाइट्रो, और ये क्या है सल्फेट है। अब देखिए यहाँ पे OH और SO4 दिया है, तो SO4 तो पीछे आता है, तो सामने कौन सा है, ये O वाला OH, अर्थात जो OH है वो हमको मिलने वाला है किस पे, एनोड पे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, एनोड पे क्या मिलने वाला है OH, और एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। ये जब भी OH आएगा आप हमेशा पहला प्रोडक्ट बनाना ऑक्सीजन, अगला जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा वाटर बनेगा H2O, और साथ में हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब चूंकि मैं बताया पहले ही 1/2 के फॉर्म में हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ हमेशा हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रिमेंबर करना है। हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, जिसका तरीका मैं थोड़ा देर बाद दिखाऊंगा कि कैसे करना है। ये O2 अर्थात ऑक्सीजन, ये गैस के फॉर्म में मिलेगा, और यही हमको किस में मिलेगा, उत्पाद अर्थात एनोड पर जो उत्पाद है, जैसे कि मैं इसके पहले लिख रखा था उत्पाद वाला सेक्शन, उत्पाद और एनोड पर हमको मिलता है O2 गैस के फॉर्म में, ये मुक्त होगा अर्थात जमा नहीं होगा क्योंकि गैस है इसलिए उड़ेगा। और कैथोड पे यदि देखो तो कैथोड पे जब हम लिखेंगे रिएक्शन, तब हमको कैथोड पर भी पता चल जाएगा क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और ये OH सिर्फ माइनस लिखा है, चूंकि वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन मैं रिलीज कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बैलेंस करने के लिए 4 लिखूंगा। अब इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 2, तो मैं इसको गुणा करूंगा 2 से, तो इसलिए 2 दूनी हो जाएगा 4। ऑक्सीजन कितना है 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2, और ये 2 ऑक्सीजन इसके साथ, तो 2 दूनी 4। तो इस तरीके से रिएक्शन हो गया बैलेंस। इसके अलावा दूसरा तरीका हमारा ये था, इसमें इसका ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, अर्थात ये जो ऑक्सीजन है इस जगह पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था था वो था ऋण 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था हो गया है 0। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन का
ऋण 2 हमने पढ़ रखा है पहले, और ये इसका होता है 0, तो ऋण 2 से 0 अर्थात ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया, इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। किसका, ऑक्सीजन का। तो उम्मीद है एनोड पर कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे वो समझ गए होंगे आप। एनोड पर मिलेगा ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके से आपको उत्पाद लिखना है, एनोड पर ऑक्सीजन। अब कैथोड की बारी है। और बताया था कि इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है, OH माइनस लिखो, इसके बाद लिखो 1/2 O2 प्लस H2O लिखो, और साथ में चूंकि OH माइनस लिख रखा हूँ, मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, बाहर मुक्त करूंगा। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ इसलिए यहाँ पे 2 करूंगा। अब ये कैसे हुआ, देखिए ऑक्सीजन 2, तो एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन एक ये हो गया। कैसे, देखिए 2 और 2 का इसको हम एक दूसरे से कटाएंगे तो यहाँ सिर्फ क्या बनेगा मेरे पास, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन को अकेले नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन है, जिसको नवजात ऑक्सीजन भी कहा जाता है हिंदी में। और नवजात कोई भी जो अपने एलिमेंट होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, इसलिए उनको इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल बन गया। तो ये ऊपर वाला लिखेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। हमको यहाँ से प्रोडक्ट से मतलब है। देखिए यहाँ भी O2 बन रहा है, यहाँ भी O2 बन रहा है, सामने कुछ लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो उम्मीद है एक चीज़ आपने समझ लिया होगा एनोड पर क्या मिलने वाला है। कैथोड की यदि मैं बात करूँ तो कैथोड पर देखिए, कैथोड पर होता है निगेटिव, और निगेटिव की ओर कौन सा आकर्षित होगा, पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो उम्मीद है कैसे कर रहे हैं समझ रहे होंगे। कैथोड पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव आकर्षित होगा, और इसके लिए हम जो नियम था उसको अप्लाई कर रहे हैं, SNO-CBI इस तरीके से लिखा था वो। और ये चूंकि निगेटिव है इसलिए इसकी ओर क्या होगा, पॉजिटिव आकर्षित होगा। लेकिन धन आयन के लिए मैं कंडीशन लिखा था कि धन आयन में किसका चयन करना है, हाइड्रोजन तभी चयन होगा जब पहला, दूसरा और 13वां समूह रहे उपस्थित रहेगा तब। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है लेकिन साथ में कापर है, और कापर पहला, दूसरा या 13वें समूह में नहीं आता है, इसलिए मुझे कापर को लेना है इसमें। ठीक है, लेकिन सोडियम वाले केस में हम नहीं लेते थे, सोडियम वाले केस में हम हाइड्रोजन लेते थे, क्योंकि सोडियम पहले समूह का सदस्य है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो कापर हम लेंगे, कापर कैसे लिखेंगे, कापर +2। अब यहाँ पे देखिए हमने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है, मैं इस तरीके से बढ़ रहा हूँ आगे। 4 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। कापर जो +2 है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और कापर बना लेगा सॉलिड फॉर्म में। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था उसी को मैंने यहाँ ला दिया है। ये तरीका आपके लिए ऑप्शनल है, ये वाला लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरी नहीं है। अर्थात इस तरीके से ना लिख करके हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं इस तरीके से चल रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें बैलेंस करने में दिक्कत नहीं होगा कभी। इसमें आपको हाफ वाले में कंफ्यूज हो सकते हो आप, 1/2 O2 ऐसा लिखा रहेगा तो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितना है, +2 अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है तो इसमें क्या गुणा कर दूंगा मैं, 2 का। तो 2 का गुणा कर दूंगा तो मेरे पास 2 कापर आ जाएंगे, अर्थात 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरीके से ये कापर सॉलिड में बन जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे हमको मिलने वाला है कापर सॉलिड, अर्थात जो कैथोड है इसमें मिलेगा कापर सॉलिड। यहाँ पे जो कापर सॉलिड है ये सॉलिड हमको कहाँ पे मिलने वाला है, कैथोड पे, अर्थात हमारा प्रोडक्ट ये होगा। तो कैथोड पे कापर सॉलिड ये, तो हमको उत्तर इस तरीके से लिखना है। एनोड पर ये मिलने वाला है ऑक्सीजन गैस, जो कि मैंने कहाँ पे, इस जगह पे लिख रखा है। तो ये का आंसर हमारा ये होगा और कैथोड के लिए ये होगा। ठीक है, तो ये जो कॉपर है ये जमा होने वाला है, लेकिन ऑक्सीजन मुक्त होने वाला है। मुक्त अर्थात ऑक्सीजन चूंकि गैस है, तो गैस है तो वो जगह पे जाके अलग हो जाएगा, बबल्स के रूप में बाहर निकलेगा। लेकिन ये जमा होने का अर्थ है कि जो राड रहेगा अपना प्लेटिनम का राड, वहाँ पे ये इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर सल्फेट का जली विलयन लिया। इसी तरीके से आप इसको बनाइए। इसका आंसर मैं बता दे रहता हूँ। जो सिल्वर है ये सिल्वर आपका Ag+ के रूप में टूटेगा और NO3- के रूप में टूटेगा। बाकी तो वाटर रहेगा ही सेम, क्योंकि जली विलयन लिया है। ठीक है, तो जो Ag+ है, ठीक है, Ag+ ये वाला आपको किस में मिलने वाला है, Ag+ मिलेगा आपको कैथोड में, किस सॉलिड के रूप में, अर्थात Ag सॉलिड इस तरीके से। और साथ में एनोड पे क्या मिलेगा, NO3 और जो OH रहेगा वाटर का OH और NO3 दोनों में से हम किसको वरीयता देंगे। ये नाइट्रेट होता है NO3 और ये OH, तो OH को हम प्राथमिकता देंगे। कहने का अर्थ है कि ये तो कैथोड पर मिल जाएगा हमको सिल्वर का, लेकिन एनोड पर हमको मिलने वाला है O2 गैस अर्थात ऑक्सीजन गैस। तो इसको बना के देखिए इस तरीके से कैसे बनता है, और इस तरीके से स्टेप से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सीख सकते हैं। उत्पाद इस तरीके से आपको लिखना है, लेकिन इसका आंसर ये वाले का, जो सिल्वर रहेगा वो कैथोड पे जाएगा और सिल्वर सॉलिड बनाएगा, अर्थात उत्पाद ये हमको मिलेगा। लेकिन जो एनोड है उसमें हमको ऑक्सीजन गैस मिलेगा, क्योंकि NO3 इस सल्फेट की जगह NO3 रहेगा और यहाँ Ag+ रहेगा। इस जगह पे यही सेम रहेगा, H+ OH-। OH पहले और NO3 बाद में, इसलिए OH वाले को प्राथमिकता देंगे तो ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने सीख ली होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ लेड क्लोराइड का जली विलयन। सेम इसको भी वैसे ही करना है। लेड क्लोराइड लिखो पहले, PbCl2, ये क्या बना लेगा, Pb+2। अब इसको कैसे हमने +2 किया, ये देखिए 2 है, ये इसकी वैलेंसी होती है। इस तो चूंकि ये मेटल है तो इसके ऊपर हम +2 लगाएंगे, और इधर चूंकि कुछ नहीं है इसलिए इसके ऊपर माइनस लगाएंगे।
मतलब ये इस तरीके से 2Cl माइनस, -2 नहीं करना है, 2Cl माइनस करना है, क्योंकि जो क्लोराइड है या क्लोरीन है उसकी संख्या 2 है। अगला है, चूंकि हमने जली विलयन ले रखा है इसलिए H2O, और इसमें क्या करेंगे H प्लस और ये OH माइनस। अब इतना करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। देखिए ये माइनस वाला पोर्शन है पूरा मेरा, ये प्लस वाला पोर्शन है, तो प्लस वाला पोर्शन हमारा किस में चला जाता था? प्लस वाला पोर्शन हमेशा जाता था कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे माइनस होता है निशान, और माइनस वाला पोर्शन किस में चला जाता है? एनोड पर। यहाँ पे एनोड पे प्रोडक्ट की बात करूँ तो एनोड पे मेरे को मिलने वाला है, देखिए एनोड हमारा होता है प्लस वाला, और इसकी ओर कौन सा आएगा? हमेशा ये निगेटिव वाला। अब ये क्लोराइड है और ये OH है, और क्लोराइड और OH में देखो क्रम को, ये क्लोरीन जैसे स्नो CBI करके मैं कोड बताया था, उस हिसाब से क्लोराइड पहले आता है, OH बाद में आता है। इस हिसाब से ये जो Cl माइनस है ये हमको यहाँ पे मिलेगा, और साथ में इससे हमको मिल जाएगा क्लोरीन गैस, जैसे कि हमने पहले किया था। चूंकि ये 2 क्लोरीन है इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। अब ये ऐसा बना होगा तो ये इसमें से क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन भी निकले होंगे इस तरीके से। ये वास्तव में कैसा है? 2Cl माइनस का अर्थ है कि 2Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है इसलिए माइनस का चार्ज लगा है। ठीक, तो इसी को हमने इस तरीके से कर दिया, Cl2 के फॉर्म में बदल दिया, ये गैस के फॉर्म में बनेगा एनोड में, कौन सा? क्लोरीन में। अब नेक्स्ट इसमें लेड और एच में कौन सा मिलेगा? तो मैं बताया था कंडीशन हाइड्रोजन तभी हम प्राथमिकता मानेंगे जब इसके साथ जो ऊपर में आयन है वो आपका पहला, दूसरा या 13वें समूह का रहेगा तब। अब जो लेड होता है वो ना तो पहला का है, ना तो दूसरा, और ना तो 13वें समूह का। इस कारण जो लेड है वो हमको मिलेगा कैथोड पर। ठीक है, तो कैथोड के लिए हम लिखेंगे कैथोड जिसमें होता है निगेटिव चार्ज Pb+2, और यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने ये रिलीज कर रखा था, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये हमको मिल जाएगा लेड सॉलिड के फॉर्म में। तो ये हमारा कैथोड का उत्पाद है अर्थात प्रोडक्ट है, और एनोड का प्रोडक्ट है क्लोरीन गैस, जो कि वहाँ मुक्त होगा, और जो लेड है ये क्या होगा? जमा होगा, डिपॉजिट होगा, जिसको आप इस तरीके से इस फॉर्म में उत्पाद करके लिख सकते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब इसी के आधार पर इसी से मिलता जुलता आप ये क्वेश्चन बना कर देखें, जैसे कि मैं ये आपके लिए होमवर्क है, उसी तरीके से एक और होमवर्क छोड़ दे जा रहा हूँ कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यदि रहे, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और साथ में हम उपयोग करें CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड का जली विलयन, तब हमको एनोड और कैथोड पर क्या मिलेगा? ठीक है, सेम इसी की तरह है और सेम ऐसा ही बनने वाला है ये भी। ठीक, लेड की जगह मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है? कापर ले रखा है। बाकी सेम जैसे ये तीसरा क्वेश्चन को किया वैसे ही ये जो होमवर्क है आपका वो बनेगा, तो इसको बना के देखिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक, इसको नोट करिए। ये फिर दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं। ये तो लिक्विड फॉर्म में था जली विलयन वाला, कुछ हम गलित अवस्था अर्थात गलाने के बाद कैसा स्थिति बनेगा वो वाले क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अपना चौथा क्वेश्चन, इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ तनु H2SO4। अब तनु जो भी लिखा रहेगा, तनु का अर्थ होता है डाइल्यूट, और डाइल्यूट का अर्थ होता है हमने उसमें पानी मिला रखा है। ठीक है, तो पानी मिला रखा है तो सीधा सा है, हम इस तरीके से लिखेंगे H2SO4, और ये तो चूंकि H2SO4 है इसलिए ये हो जाएगा 2H प्लस, और ये हो जाएगा SO4 2 माइनस। चूंकि ये डाइल्यूट है अर्थात तनु है इसलिए मैं लिखूंगा अगला H2O, और साथ में लिखूंगा H प्लस और साथ में OH माइनस, अर्थात ऐसा भी कुछ दिखेगा तो उसका अर्थ भी जल ही है। ठीक है, अर्थात कोई भी दूसरा क्वेश्चन मिलता है तो ये आपके क्वेश्चन के पैटर्न है जो मैं लिख रहा हूँ ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ सांद्र H2SO4 या फिर तनु H2SO4। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे और बोलेगा कि आप घटन के उत्पाद या प्रोडक्ट क्या है ये पता करिए करके। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम काम करते हैं एनोड के लिए। एनोड कौन सा? प्लस चार्ज वाला होता था अर्थात धन आवेश वाला जो इलेक्ट्रोड है वो। एनोड पर इसमें से क्या मिलेगा? तो धन है तो सामान्य सी बात है ऋण वाला हमको मिलेगा। अब इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम अपना कोड लिख लेंगे SNO-CbI। ठीक है, एस का सल्फेट हो गया, एन का नाइट्रेट, ओ का OH हाइड्रोक्सिल, सी का क्लोराइड, बी का ब्रोमाइड, आई का आयोडाइड। अब इसमें देखिए ये ऋण वाले का कोडिंग था हमारा, अब OH है और SO4 है, तो SO4 सबसे लास्ट में है और OH क्या है? O अर्थात ये सामने है, तो ये सामने है इसलिए क्या है, इसको मैं प्राथमिकता दूंगा और इसका जो प्रोडक्ट है उसको मैं लिखूंगा OH माइनस। और हम जानते हैं OH माइनस जब रहता है तो इससे हम बनाते हैं O2 गैस और साथ में बनाते हैं H2O और साथ में हम लिख देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा 4, क्योंकि ये किस तरीके से है, ये 4OH यदि मैं लिखूं माइनस, इसका अर्थ है 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तब ये माइनस का निशान है। हर एक OH पर एक एक ऋण अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्योंकि मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था इन रिएक्शनों को बैलेंस करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे 4 का गुणा किया हूँ। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे को 1/2 O2 लिखना पड़ेगा और ये H2O लिखा ही रहूंगा और यहाँ फिर 2 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो तरीके बहुत सारे हैं, हमको यहाँ सिर्फ उत्पाद से मतलब है। ठीक है, अर्थात प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अब इस हिसाब से बैलेंस कर रहे हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना 4, यहाँ ऑक्सीजन 2 और एक 3 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 है तो इसको 4 बनाने के लिए 2 का गुणा करूंगा तो ये 4 हो गया। अब इस तरीके से पूरे ऑक्सीजन 2 हो गए सामने और ये 2 टोटल 4, तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये जो O2 है ये हमको उत्पाद मिलेगा, अर्थात मैं यदि इसके उत्पाद के बारे में लिखूं तो यहाँ लिखूंगा उत्पाद और साथ में इधर ए नोट पर मेरे को क्या मिलने वाला है, ए नोट पर मिलने वाला है O2, वो भी गैस। तो ये हमारा आंसर होगा उत्पाद, क्योंकि प्रोडक्ट या उत्पाद ही पूछता है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रोड उपयोग कर रहे हैं और तनु H2SO4 अर्थात पानी के साथ ले रहे हैं तो हमको ये मिलेगा। अब यदि कैथोड की बात करूँ तो कैथोड पे देखो इसमें झमेला ही नहीं है, क्योंकि H+ है तो H+ मतलब सीधा सा चाहे इसका हाइड्रोजन लो इसका हाइड्रोजन लो, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही होता है चाहे किसी का हाइड्रोजन रहे, ठीक है। तो सीधा सा इसमें कैथोड लिखेंगे और कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला, और इसमें आ जाएगा अपना हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हम जानते हैं क्या बनाता है, H2 गैस बनाता है। अब ये चूंकि 2 लिखा हूँ इसलिए यहाँ 2 लिखूंगा, और 2 हाइड्रोजन अर्थात 2 बार इलेक्ट्रॉन का कमी, इसलिए यहाँ जो 4 इलेक्ट्रॉन था इसको यहाँ पर लेके आऊंगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो ले आया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ 2 हाइड्रोजन लिखा हूँ। अब इसको बैलेंस कर रहा हूँ, इसको मैं लिखूंगा 4 हाइड्रोजन और इस 4 हाइड्रोजन को मैं लिखूंगा दूसरे तरीके से, इस तरीके से 2H2। इन चीज़ों को आप यदि बैलेंस नहीं करते हैं तो भी इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना है, आपको उत्पाद से मतलब होगा H2 गैस यहाँ उत्पाद बनेगा, ठीक है। अर्थात प्रोडक्ट क्या बनना है ये आपको एक प्रकार से प्रैक्टिस करना है, पता करना है, और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सारे बनेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन को बनाने का एक ही पैटर्न है। ये सब चीज़ जल वाले थे। अब देखिए नेक्स्ट ये 5वां, ये बिना जल का है अर्थात बिना पानी के, तो ये क्वेश्चन कैसे बनाने हैं ये देखिए। 5वां क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन है 4था नंबर का, इस साल जो CG बोर्ड का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था, तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से हल करने होते हैं और इस तरीके से प्रोडक्ट पता करना होता है। और जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले, उसमें आपको सीधा आंसर लाना रहता है, तो ये आप इस तरीके से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर ऐसे पता चलने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, और इसका आंसर हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखिए सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 का अर्थ है कि इसमें हमने पानी ही नहीं मिलाया है, और हमने PTD थ्योरी पढ़ा था, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, ठीक है। उस थ्योरी के हिसाब से हम जब जल रहेगा और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रहेगा तभी उपयोग करेंगे, तो ये हम उपयोग अभी तक करते रहे हैं। इसमें चूंकि जल नहीं है तो उसका उपयोग नहीं होगा, हम सीधा इस टाइप के प्रश्न को लिखेंगे H2SO4 और लिख दूंगा मैं 2H+, चूंकि जल नहीं है तो इसलिए हमको इस तरीके से इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसको हल करना है। अब इसके बाद हमको सीधा सा ए नोट देखना है। ए नोट पे हमेशा क्या है, प्लस का निशान, और प्लस वाला किसको आकर्षित करेगा, माइनस वाले को। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ए नोट वाला प्लस है तो प्लस वाले में कौन से इन दोनों से पार्ट का माइनस वाला आएगा, तो माइनस वाले को हम लिखेंगे SO4 2-। अब चूंकि 2- है अर्थात क्या लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। लेकिन स्पेशली जो ये सांद्र H2SO4 का केस है प्लेटिनम वाला, इसमें अपवाद है। अपवाद अर्थात ये बना लेता है ये चीज H2O8 2-, इसको बोलते हैं मार्शल अम्ल, मार्शल अम्ल बोलते हैं। और ये जो संतुष्ट होता है मुख्य रूप से 2 इलेक्ट्रॉनों से, कहने का अर्थ है कि इसकी इस प्रक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ मार्शल अम्ल बनता है तो ये अपवाद भी शो करेगा और ये स्पेशल कैरेक्टर है इसका। ए नोट पे H2O8 2- मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमको उपयोग करना है इसमें कैथोड वाले में। अब कैथोड के पोर्शन क्या आएगा हमारा, निगेटिव पार्ट, और निगेटिव की ओर आकर्षित हो गया ये धन वाला, तो मैं लिखूंगा 2H+ जो वहां लिखा है उसी को, और साथ में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रखेंगे। इसको निकालने का यही कारण है कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है नोट पे ऑक्सीकरण, और यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इस तरीके से हमको मिलेगा H2 गैस। तो उम्मीद है चीज आपने समझ लिया होगा। ये हमारा उत्पाद होगा किसका, ए नोट का। इस तरीके से बना लेंगे, ए नोट का उत्पाद H2O8 2- और कैथोड का उत्पाद H2 गैस, अर्थात वो उसमें मुक्त होगा, और ये चूंकि एसिड है इसलिए वहाँ पे इकट्ठा होगा। तो उम्मीद है ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे। इसको नोट करिए, फिर हम लास्ट करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम नहीं लेंगे, हम इलेक्ट्रोड लेंगे अलग से किसी दूसरे सक्रिय धातु का। तब हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, और यदि कोई चीज़ को गली अवस्था अर्थात गले हुए फॉर्म में लेते हैं तो उसमें कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर सल्फेट का जली विलयन, इसके पहले जो भी हमने लिखे वो रूल होते थे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और साथ में जल रहे तब काम करते थे, इसमें वो कोई रूल काम नहीं करेंगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड जो रहेगा उसी का कोई ना कोई इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा कॉपर सल्फेट। तब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत सरल है। सीधा सा आपको क्या करना है, जो कॉपर सल्फेट दिया है इसको मैं लिखूंगा कॉपर सल्फेट,
और सीधा सा Cu+2 लिखूंगा और ASO4 2- लिखूंगा। यहाँ पे प्लस या माइनस से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे सीधा सा लिखिए आप एनोड जो है, एनोड पे कौन सा निशान है, यहाँ प्लस का निशान, अर्थात ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण करेगा। इसमें चूंकि जो एनोड है इसमें ऑक्सीकरण होता है और ये एनोड रहता है उसके प्लस का निशान रहता है, अर्थात प्लस चार्ज रहते हैं। जो इलेक्ट्रोड रहता है वो ऑक्सीकरण होता है। सीधा सा इस टाइप के क्वेश्चन में कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट, इसी की जगह मान लो आयरन इलेक्ट्रोड है तो आयरन सल्फेट देगा या आयरन कार्बोनेट, कुछ भी, मतलब जो भी यहाँ पे कंपाउंड रहेगा उसी से मिलता जुलता इधर आपको इलेक्ट्रोलाइट अर्थात विद्युत अपघट्ट दिया रहेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, सामान्य जो दिया रहेगा उसको करना। इसमें जो पहले हमने रूल पढ़े थे कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और साथ में जेली विलियन, वो वाले रूल इसमें किसी में लागू नहीं होंगे, दोनों में। तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन है दोनों। तो वो शुरू के जो थे वो अलग टाइप के थे, जिसमें जल वाला है और जिसके लिए हमने जो सिद्धांत पीटीडी थ्योरी पढ़ा था वो, और इसमें वो सिद्धांत काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए हम सीधा सा कॉपर लेंगे और कॉपर सॉलिड रहता है और कॉपर से ये बनेगा कॉपर +2। चूंकि +2 बना होगा तो ये किस में चला गया होगा, एक्वस में अर्थात जल में, और ये साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। तो ये याद रखना। कहने का अर्थ है कि ये किस में टूटेगा ये आपको पता रहे। जैसे ये कॉपर सल्फेट में +2 में टूटता है और सल्फेट 2- में। ठीक, ये एनोड हो गया। एनोड पर हमको ये +2 के फॉर्म मिलेगा, ये हमारा उत्पाद है। ठीक, तो उत्पाद यहाँ हमको मिलेगा एनोड पर। एनोड पर क्या मिलने वाला है, Cu+2 आयन के फॉर्म में, वो भी एक्वस में मिलेगा। और कैथोड की यदि बात करूँ तो कैथोड में इसको ठीक रिवर्स कर देना है। कैथोड अर्थात माइनस जो इधर है उसको इधर लिखना है Cu+2 एक्वस में, और वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण होगा और क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में। तो ये हो गया अपना कैथोड का प्रोडक्ट अर्थात कैथोड का उत्पाद। तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि कैथोड और एनोड जब एक ही टाइप के रहे, कोई मेटल और उसी संबंधित कोई विद्युत अपघट्ट रहे और जेली विलियन रहे इस तरीके से, तो हम इस तरीके से बनाना है। जैसे इसके पहले जेली विलियन था और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रहता था तब वो नियम लागू होते थे, यहाँ पे वो सारे नियम लागू नहीं होंगे। तो ये इसके उत्तर बनेंगे। इसी तरीके से सेम बनेगा ये वाला, ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करके देखिए। इसमें सीधा सा एक तरफ क्या बनेगा, सिल्वर प्लस बनता है, सिल्वर का +2 नहीं होता है बिल्कुल। ये सिल्वर जो NO3 रहता है AgNO3, ये टूटेगा Ag+ में और NO3- में टूटेगा। तो एक तरफ इस साइड पे Ag+ बनेगा और इधर बन जाएगा सिल्वर सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो इसको ट्राई करिए बनाकर। ये वाला जो क्वेश्चन था जिसको होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो बोर्ड एग्जाम था उसमें पूछा गया है, इस वजह से सेम इसी की तरह है। इसको ट्राई करके देखिए बनाकर। नेक्स्ट है 7वां गलित NaOH। गलित अर्थात गलाकर हमने कंटेनर में डाल दिया है, अब उसका हम विद्युत अपघटन कर रहे हैं अर्थात इलेक्ट्रोलिसिस। अर्थात ये जो कंटेनर थे इसमें अभी तक हम पानी डालते थे या कोई भी केमिकल को, अब क्या कर रहे हैं, जो हमारा केमिकल है उसको हम गला के अर्थात पिघला कर इसमें डाल रहे हैं। और इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड है हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। लेकिन मैं बताया था प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और जल वाला सिचुएशन रहेगा तभी हम जो नियम हमने लिखा था पीटीडी थ्योरी अर्थात विसर्जन वरीयता सिद्धांत, उसका उपयोग करेंगे। यहाँ पे चूंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है लेकिन जल नहीं है, यहाँ गलित फॉर्म में है, इसलिए वो थ्योरी यहाँ उपयोग नहीं होगा। तो इस टाइप का जब भी गलित आएगा कोई चीज़ तो इसका उपयोग हम सीधा से करेंगे। जो दिया रहेगा कंपाउंड जिसको गलाने वाले हैं उसके लिए NaOH चूंकि इसमें है तो NaOH लिखूंगा, अगले में Na+ और इसको लिखूंगा मैं OH-। ठीक है, इस तरीके से लिखे। अब सीधा सा हम लिखेंगे एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, हमेशा प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अर्थात विद्युत अपघटनी सेल के केस में प्लस की ओर कौन सा आकर्षित होगा, OH-। तो डायरेक्ट जो यहाँ रहेगा वही यहाँ इसमें आने लगेगा उत्तर के फॉर्म में, OH- और OH- चूंकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता था, ऑक्सीजन गैस बनता था, साथ में वाटर ये बनता था और अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते थे। ठीक है, चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं इसलिए बैलेंस करने के लिए मैं इसको 4 कर रहा हूँ। तरीका बताया था, इसको हम 2 भी करा सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमको हाफ लिखना पड़ेगा। तो हमको जो एनोड है उसमें प्रोडक्ट ये मिलने वाला है O2, इसके केस में NaOH के केस में। कैथोड पर यदि देखूँ तो कैथोड पर होता है माइनस का चार्ज और माइनस वाला की ओर कौन सा आकर्षित होगा, ये प्लस वाला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Na+ और साथ में इसको लिख दूंगा Na सॉलिड फॉर्म में। चूंकि मेरे पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ लिखूंगा यही 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और यहाँ तो मेरे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो चूंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए मैं इसको बैलेंस करने के लिए 4 से गुणा करूंगा, अर्थात 4 मेरे पास सोडियम हो गए प्लस वाले और चारों को ये संतुष्ट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन अर्थात उसको पूरा करेगा। तो यहाँ पे होगा अब चयन इसका। ठीक है, यहाँ सोडियम +1 से ये हो रहा है 0। तो इस तरीके से हमको उत्पाद यहाँ मिलेगा किस पे, एनोड पर मिलेगा ऑक्सीजन गैस। इस तरीके से बना लेंगे, एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर मिलेगा सोडियम सॉलिड। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ लिया होगा। इसी तरीके से आप इसको बनाकर देखिए,
गलित सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे गलित सोडियम क्लोराइड में होगा क्या, जो सोडियम है सेम इसी की तरह सोडियम आपको कैथोड पर मिलेगा और जो क्लोराइड है वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में Cl2 के फॉर्म में इसमें मिलेगा एनोड पर। जिस इसी ऐसे ही संबंधित हमने क्लोरीन वाला और बनाया हुआ था, लेकिन वो क्या था, वो जलीय अवस्था वाला था। ये हम यहाँ सोडियम क्लोराइड को गला कर डाल रहे हैं इस कंटेनर में, ठीक। तो जो गलित रहेगा उसको ऐसे बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे कि अब घटन वाले जो प्रोडक्ट रहेंगे वो कैसे आपको निकालना है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फैराडे के पहला और दूसरा नियम की, और उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसके जो क्वेश्चन है इसी तरीके से पूछे जाते हैं सीधे सीधे, और इसको इसी तरीके से बनाना रहता है, हल करना रहता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।